नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। सर्वप्रथम आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब उनकी जयंती है और उनकी जयंती 14 अप्रैल को समरसता दिवस के रूप में मनाई जाती है। हमारे संविधान के शिल्पी, संविधान के जनक, संविधान के पिता, आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उन्हीं के कारण हमारा संविधान का प्रारूप तैयार हुआ। आज उनकी जयंती है और उनकी जयंती पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमारे संविधान निर्माण में योगदान सेकंड ग्रेड में टॉपिक भी है और न केवल सेकंड ग्रेड में, बाकी अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माण में योगदान से रिलेटेड, बाबा साहब के संविधान निर्माण में योगदान से रिलेटेड प्रश्न हर एग्जाम में पूछे। तो आज अपन कंप्लीट फुल एनालिसिस, पूरा डिटेल से वीडियो लेक्चर देखेंगे जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का पूरे हमारे संविधान में निर्माण क्या क्या कि जीवनी पे उनसे कौन सी पुस्तकें लिखी गई, ठीक है, उनके द्वारा कौन कौन से स्टेटमेंट दिए गए, उन सभी पे आज अपन चर्चा करने वाले। चलिए, आज की क्लास, आज का सेशन बेहद लाभदायक रहने वाला, इसलिए सेकंड ग्रेड के साथियों के लिए जिनके लिए लिखा हुआ है संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का योगदान, और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं आती है उनके सब में संविधान आता है तो संविधान में बाबा साहब का योगदान तो पूछा ही जाता है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आपको बाबा साहब की प्रतिमा दिखाई दे रही है। बाबा साहब के जन्म की यदि बात करें, बाबा साहब का जन्म कहां हुआ था? महू एमपी में हुआ था। महू इंदौर एमपी में हुआ था बाबा साहब का जन्म। तो आपसे कोई पूछ ले बाबा साहब का जन्म कहां हुआ? महू एमपी में हुआ। कब हुआ? 14 अप्रैल। कब? ये भी ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है कि कब हुआ? 14 अप्रैल को। कब हुआ? 14 अप्रैल को। तो इनका आपसे कोई पूछ ले कि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 कहां हुआ था? महू। कहां पड़ता है? इंदौर में। और स्टेट कौन सा? एमपी। क्या इनका जन्म हुआ था? 14 अप्रैल 1891। ये इनकी जन्मभूमि। और 14 अप्रैल को समरसता दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 14 अप्रैल को समरसता दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस? समरसता दिवस भी। समरसता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को, इनकी जयंती पर समरसता दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे पूछेंगे इनका निधन कहां हुआ? इनका निधन कहां हुआ? तो 6 दिसंबर 1956 को, 6 दिसंबर 1956 को कहां हुआ? दिल्ली। दिल्ली में इनका क्या हो गया? निधन। दिल्ली में इनका निधन। और इनके निधन की यदि बात करें, महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया। किसके रूप में मनाया जाता है? इनके निधन को किस रूप में? महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण बोल, महापरिनिर्वाण बोल दो। ये कहां बताओ? दिल्ली में। फिर यदि आपसे कोई पूछे, अक्सर पूछा जाता है बाबा साहब का जन्म, जयंती। अभी बाबा साहब को किन किन नामों से जाना जाता है? इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। जनक बोल दो, पिता बोल दो या शिल्पी बोल दो। जनक, पिता या शिल्पी। भारतीय संविधान के ये शिल्पी थे, वास्तुकार। भारतीय संविधान का जनक बोल दो, पिता बोल दो या शिल्पी बोल दो। इन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है, जो ये हिंदू कोड भी लेके आए थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे। इन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है। क्या कहता है? आधुनिक मनु भी। इन्हें सामाजिक न्याय का नायक कहा जाता है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का नायक कहा जाता है।
सामाजिक न्याय का नायक कहा जाता है। इन्हीं को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। नॉलेज का सिंबल, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। सिंबल ऑफ नॉलेज, तो सिंबल ऑफ नॉलेज, सामाजिक न्याय का नायक, आधुनिक मनु, भारतीय संविधान के जनक, पिता या शिल्पी, बाबा साहब को कहा जाता है। इनको कहा जाता है बाबा साहब को। तो ये तो इनका जन्म, मृत्यु, ठीक है, और भारतीय संविधान के जनक, इनके उपनाम किन के नामों से इनको जाना। अब यदि बात करें अभी हाल फिलहाल में इनकी कौन सी जयंती है, इनकी कौन सी जयंती है, तो बाबा साहब की 14 अप्रैल, आज क्या है 14 अप्रैल 2025, 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहब की 134वीं जयंती। कौन सी जयंती है? 134वीं। ये पूछ सकते हैं कि हाल ही में बाबा साहब की कौन सी जयंती मनाई गई? 134वीं जयंती मनाई गई, ठीक है। आज बाबा साहब की कौन सी 134वीं जयंती है। इस जयंती के अवसर पर मोदी सरकार ने, इस जयंती जो 134वीं जयंती है, ये इंपॉर्टेंट है, करंट का प्रश्न भी बनेगा आपका। आज तक का सब कुछ अपडेट कराऊंगा मैं, करंट, बेसिक सब कुछ अपडेट कराऊंगा, क्योंकि सेकंड ग्रेड का स्पेशल टॉपिक भी है। तो 134वीं जयंती पर मोदी सरकार ने इनसे रिलेटेड जो 5 स्थान हैं उनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित कर रही है। मोदी सरकार उन 5 स्थानों को किसके? पंच तीर्थ के रूप में विकसित, यानी बाबा साहब से रिलेटेड जो 5 स्थान है उनका विकास किया जा रहा है। मोदी सरकार विकास करेगी 5 स्थानों का, पंच तीर्थ का विकास करेगी। तो बाबा साहब की विरासत को सम्मान देने के लिए मोदी सरकार, बताओ, वर्तमान सरकार, मोदी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मोदी सरकार के द्वारा 5 स्थानों का विकास किया जा रहा है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड है। जैसे इनका जन्म कहां हुआ? जन्म कहां हुआ? तो इनका जन्म हुआ था महू एमपी में। तो इनकी जन्मभूमि को विकसित, आपको पता है, विकसित किया जा रहा है तीर्थ स्थल के रूप में। इनकी शिक्षा कहां हुई? वैसे तो इनकी शिक्षा मुंबई में हुई थी, मुंबई में इन्होंने बीए की थी, ठीक है। फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए थे अमेरिका, ठीक है। उसके बाद ये लंदन चले गए थे और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमएससी की थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से क्या बताओ? एमएससी। तो बताओ इनकी जो शिक्षा हुई थी, इन्होंने लॉ भी लंदन से ही किया था, ठीक है, और मोस्टली जो हायर एजुकेशन वो लंदन में हुई थी। तो शिक्षा भूमि इनकी कौन सी है? लंदन है, ठीक है। तो वहां भी, लंदन में भी इनका तीर्थ स्थल को विकसित किया जाएगा। शिक्षा भूमि इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, कहां बताओ? नागपुर में। तो बताओ इनकी दीक्षा भूमि कौन सी? नागपुर, महाराष्ट्र, ठीक है, वहां उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। महापरिनिर्वाण का मतलब है कि इनका निधन कहां हुआ? इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु, निधन कहां हुआ था? दिल्ली में। कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण भूमि कौन सी है? दिल्ली। चैत्य भूमि का मतलब इनका समाधि स्थल कहां है? इनका समाधि स्थल है मुंबई, महाराष्ट्र। समाधि स्थल कहां है? मुंबई, महाराष्ट्र। ये जो इनसे रिलेटेड 5, इनकी जन्मभूमि, इनकी मृत्यु यानी इनका निधन कहां हुआ, इनका समाधि स्थल, ठीक है, इन्होंने बौद्ध धर्म कहां ग्रहण किया और इनकी हायर एजुकेशन कहां, इनसे रिलेटेड ये 5 स्थान है, इनको मोदी सरकार क्या करी? डेवलप करी, ठीक है, पंच तीर्थ के रूप में। ये करंट का प्रश्न भी बन सकता है और अच्छा खासा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान से रिलेटेड भी प्रश्न बन सकता है कि इनसे रिलेटेड कौन सा स्थान है। तो इनसे 5, जन्मभूमि, मृत्युभूमि, समाधि स्थल, ठीक है, दीक्षा, बौद्ध धर्म ग्रहण किया, और शिक्षा, दीक्षा, शिक्षा, जन्मभूमि, मृत्युभूमि और चैत्य, ठीक है। इन 5 स्थानों को मोदी सरकार क्या करी? पंच तीर्थ के रूप में विकसित। अच्छा प्रश्न बन सकता है, अच्छे से देखिए। अभी देखिए होलोबॉक्स, सर ये क्या टेक्नोलॉजी? होलोबॉक्स, ठीक है, होलोबॉक्स क्या टिक्नोलॉजी? देखिए होलोबॉक्स एआई टेक्निक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। 3D इनकी आपको तो इमेज बनाई गई, ठीक है, 3D इमेज बनाई गई है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आप ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की 3D इमेज है, ठीक है, और इनकी इमेज के सामने, इनकी प्रतिमा के सामने खड़े होकर आप संविधान से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछोगे तो आपको एआई आंसर देगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं होलोबॉक्स। का होलोबॉक्स बनाया गया, एक तो जन्मभूमि पे बनाया गया। जन्मभूमि का, इनकी जन्मभूमि का, तो आप कहोगे सर इनकी जन्मभूमि महू, महू एमपी में होलोबॉक्स बनाया गया था 3 मार्च को, 3 मार्च 2025 को।
3 मार्च 2025 को सबसे पहले मऊ एमपी में का होलो बॉक्स बना। ठीक है, इनकी जन्मभूमि पे इनका होलो बॉक्स किसने बनाया, ये भी पूछा। भारत का संस्कृति मंत्रालय, भारत की कल्चर मिनिस्ट्री, संस्कृत यानी संस्कृति, कल्चरल मिनिस्ट्री, संस्कृति मंत्रालय, और कौन सी कंपनी, टेकबिन एक कंपनी है, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है टेकबिन। तो टेकबिन कंपनी और संस्कृति मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का क्या होलो बॉक्स बनाया। होलो बॉक्स क्या है, क्या आप बाबा साहब की प्रतिमा के सामने खड़े हो गया, संविधान से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछोगे उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं होलो बॉक्स। एआई पर आधारित है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। ठीक है, एआई पावर्ड आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा एआई के आधारित ये बनाया गया। ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पावर्ड होलोग्राफी 3D टेक्निक है। यह आमजन की संविधान से जुड़ी कोई जिज्ञासा है उनको दूर करने में के लिए लगाया गया। संविधान से रिलेटेड आप कोई संविधान का निर्माण, संविधान से रिलेटेड कोई आर्टिकल पूछोगे, सबके जवाब ये एआई देगी। तो ये है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ होलो बॉक्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का होलो बॉक्स मऊ में बनाया गया था 3 मार्च को। और कहां है, ठीक है, पहले ये देखो, आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये एक महिला इस माइक में आप प्रश्न पूछेगी, और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है, बाबा साहब, ऐसी आवाज बनाई गई एआई के माध्यम से, बाबा साहब खुद आके आपको जवाब देंगे। 3D टेक्निक बनाई। यदि आप प्रश्न पूछोगे माइक में, आपको आंसर मिलेगा। तो देखो लिखा हुआ होलो बॉक्स क्या है। होलो बॉक्स से लोग देश के संविधान निर्माण से रिलेटेड कोई अनुच्छेद है, इतिहास है, उनसे जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके माध्यम से, होलो बॉक्स के माध्यम से। बॉक्स में एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, क्या बताओ, ये देखो एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, उसमें बाबा साहब की डिजिटल प्रतिमा है। ये एलईडी स्क्रीन है, इसमें बाबा साहब की डिजिटल प्रतिमा है। तो हाथ में संविधान लिए, देखो बाबा साहब के हाथ में क्या है, संविधान है। बॉक्स पर एक कैमरा लगा हुआ है। इस बॉक्स में क्या लगा है, कैमरा, जो अनुयायी को, जो क्वेश्चन पूछता है, बाबा साहब का अनुयायी है, उसकी आपको पता है रिकॉर्डिंग करता है। अनुयायी को माइक से सवाल पूछना होता है, माइक के माध्यम से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, और एलईडी स्क्रीन से बाबा साहब डिजिटल रूप से उसका जवाब देते हैं। बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसका क्या देती है, जवाब। ये है होलो बॉक्स। पता हो गया होलो बॉक्स क्या है। तो होलो बॉक्स एक तो कहां, मऊ में स्थापित किया गया, जो उनकी जन्मस्थली। इनके अलावा भी और कहां है होलो बॉक्स है, मऊ में तो है ही, क्या बताओ, मऊ में तो होलो बॉक्स है। मऊ के अलावा भी कहां है, मऊ एमपी में तो है ही होलो बॉक्स। इसके अलावा और कहां होलो बॉक्स है, नगर नागपुर में पड़ता है, वहां बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म कहां अपनाया था, नागपुर में अपनाया था। ये इन्हें बोलता है दीक्षा भूमि। ठीक है, यहां इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म में ये दीक्षित हुए थे। ठीक है, तो बताओ दीक्षा भूमि कौन सी, नागपुर में भी कहा, नगर प्रॉपर कहां है, नगर नागपुर में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म, वहां भी आपको होलो बॉक्स लगाया गया। सिविल लाइंस दिल्ली में भी होलो बॉक्स लगाया गया, क्योंकि इस बंगले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब रहे थे, तो यहां भी होलो बॉक्स लगाया। वदारवाड़ी पुणे, यहां बाबा साहब का संग्रहालय है, यहां पर भी पुणे में भी क्या लगा है, बाबा साहब का म्यूजियम है। ठीक है, वहां पर बाबा साहब का होलो बॉक्स लगा है। क्लियर। इसके अलावा कश्मीरी गेट दिल्ली में भी, यहाँ डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय है, डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ है, कश्मीरी गेट दिल्ली, यहाँ पे भी होलो बॉक्स लगा है। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर कहाँ है। ठीक है, तो बताओ जनपद, 15 जनपद नई दिल्ली में। ठीक है, तो जनपद नई दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो इंटरनेशनल सेंटर है, यहाँ लगाया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। यहाँ क्या लगाया गया, होलो बॉक्स लगाया गया। अंबेडकर विश्वविद्यालय में होलो बॉक्स लगाया गया है। बाबा साहब का म्यूजियम है, यहाँ पर होलो बॉक्स लगाया गया है। ठीक है, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस बंगले में रहते वहां आपको होलो बॉक्स लगाया गया है। और नागपुर में जहां बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, वहां होलो बॉक्स। और इनकी जन्मस्थली, ठीक है, यहाँ पे भी क्या बताओ, होलो बॉक्स लगाया, होलो बॉक्स लगाया गया। कहां होलो बॉक्स लगाए गए, ये करंट का प्रश्न भी बन सकता है। होलो बॉक्स क्या होता है, वो मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी। होलो बॉक्स होता क्या है, होलो बॉक्स में क्या होता है, ये सारी हमने जानकारी दे दी आपको। क्लियर, होलो बॉक्स होता क्या है। यदि आपसे कोई पूछ ले, ये सारी जानकारी हमने दे दी कि होलो बॉक्स क्या होता है, कैसे काम करता है। बाबा साहब की यदि बात करें, बाबा साहब की आज 134वीं जयंती, आज बताओ 134वीं जयंती। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बाबा साहब ने यह भी कहा कि जिंदगी छोटी होनी चाहिए लेकिन महान होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, महान होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा, भले आपके पैरों में चप्पल हो या ना हो, लेकिन हाथ में आपकी किताब होनी चाहिए।
और बाबा साहब पढ़ने पर बहुत फोकस करते। पढ़ने का कोई टाइम नहीं है, पढ़ने से कोई व्यक्ति थकता नहीं है। तो जब सफर आते जाते सफर में भी आपको पता है, ठीक है, एक एक दो दो तीन तीन पुस्तकें पढ़ लेते थे। तो इससे एक हमें जो विद्यार्थी जीवन में ये शिक्षा मिलती है कि हमें पढ़ाई ऐसी चीज है जो अपनी यूं कह सकते हैं परिस्थितियों में बदलाव ला सकती है। एकमात्र आपको पता है अध्यापन ही ऐसा चीज है, ठीक है, शिक्षण ही ऐसा चीज है जो आप अपने आप में बदलाव ला सकते हैं, अपने आने वाले भविष्य में, ठीक है, उसको उज्जवल बना सकते हैं। वो केवल शिक्षा ही बना सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि पैरों में चप्पल हो या ना हो, लेकिन हाथ में किताब जरूर होनी, कि भविष्य निर्माण के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। ये बाबा साहब हमेशा इस पर जोर देते। राजस्थान सरकार देखिए, भारत रत्न इनको 1990 में मृत्यु उपरांत इनको 1990 में क्या मिला था? भारत रत्न मिला। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, इनका 134वां जयंती समारोह राजस्थान में मुख्य अतिथि कौन? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा की अध्यक्षता में होगा। ठीक है, कहां? प्रातः 11 बजे, ठीक है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में होगा। ठीक है, इस दिन अम्बेडकर पंचतीर्थ योजना का शुभारंभ, 5 तीर्थ बताए थे मैंने अभी, पंचतीर्थ योजना का शुभारंभ होगा। SC ST उद्यमों के लिए औद्योगिक भूखंडों का आवंटन होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, आपको बताए SC ST उद्यमों के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित उद्यम प्रोत्साहन योजना। जो शौचकारों को सेफ्टी किट दिए जाएंगे। SC ST सफाई कर्मचारी के लिए एक अलग से एक मुफ्त समझौता योजना चलेगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना को स्वीकृति दी जाएगी। नशा मुक्ति केंद्रों का शुभारंभ होगा और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पीड़ितों को इलेक्ट्रिकल व्हील आपको बताया चेयर दी जाएगी। ये तो राजस्थान सरकार। भारत सरकार, समावेशी भारत सरकार के लिए मोदी सरकार इनके 5 स्थानों पर पंचतीर्थ का विकास, जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, महानिर्वाण भूमि और चैत्य भूमि, ये 5 हमने बात कर ली। इन पे क्या बताओ? पंचतीर्थों का विकास किया जाएगा। इसके अलावा 44,700 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति 8.4 करोड़ SC ST के छात्रों को दी जाएगी। ठीक है, छात्रवृत्ति दी जाएगी। कितनी? 44,700 करोड़ की 8.4 करोड़ छात्र छात्राओं को, SC ST के छात्र छात्राओं को सहायता दी जाएगी। PM मुद्रा योजना, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा योजना, इसके तहत 4.6 लाख करोड़ से अधिक लाभार्थियों को ऋण दिया जाएगा। PM आवास योजना के तहत SC ST के लाभार्थियों को 1.5 करोड़ रुपए के पक्के घर, 3.4 करोड़ शौचालयों के निर्माण से स्वच्छता और सम्मान। उज्ज्वला योजना, रसोई गैस योजना, स्वच्छ रसोई गैस, 3 करोड़ से अधिक परिवार सशक्त। जल जीवन मिशन से 3 करोड़ से अधिक पेयजल कनेक्शन। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। SC ST का अत्याचार रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर, याद रखना, SC ST के लिए अत्याचार रोकने का हेल्पलाइन नंबर कौन से है? ये हेल्पलाइन नंबर है, क्या जाना? ठीक है, बताओ। SC ST के विरुद्ध अत्याचार हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, ये मोदी सरकार और ये राजस्थान सरकार, मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं बाबा साहब के स्टेटमेंटों पे कि बाबा साहब के प्रमुख स्टेटमेंट कौन, जहां से एग्जाम में आपके प्रश्न में पूरी संभावना। बाबा साहब के प्रमुख स्टेटमेंट कौन कौन से? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के प्रमुख स्टेटमेंट, मैं आपके इस विचार से सहमत हूं। बाबा साहब ने कहा कि मैं आपके इस विचार से सहमत हूं, यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश है, ऐसे प्रावधान है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं, केंद्र को ज्यादा शक्तियां मिल जाती है, जिनसे प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। फिर भी भारत एक परिसंघात्मक संविधान है। परिसंघात्मक, ठीक है, संघात्मक का मतलब होता है दोस्त, जिसमें केंद्र और राज्यों को बराबर शक्तियां होती, उसे बोलते हैं संघात्मक। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। बाबा साहब ने क्या कहा कि हमारे पास, केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है, जिससे प्रांतों की स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो जाती है। फिर भी भारत क्या एक परिसंघात्मक है। ये स्टेटमेंट किसका है? यानी केंद्र के पास ज्यादा पावर है, केंद्र के पास ज्यादा पावर है, इससे प्रांतों, राज्यों की स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो जाती है। फिर भी भारत एक परिसंघात्मक है। ये कहने वाले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है, शिल्पी कहा जाता है। और बाबा साहब ने भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा। बाबा साहब ने भारतीय संविधान को क्या? पवित्र दस्तावेज भी कहा। बाबा साहब को भारतीय संविधान का जनक के स्थान पर जननी कहा जाना चाहिए। भारतीय संविधान की जननी, यानी जनक यानी पिता के स्थान पर माता कहना चाहे। ये स्टेटमेंट किस? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान में जनक नहीं, इनको जननी कहा जाना चाहिए। यानी
पिता के स्थान पे माता कहना ज्यादा ठीक है। ये कहने वाला स्टेटमेंट था केवी राव ने कहा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक के स्थान पर उनको जननी कहा जाना चाहिए, ये केवी राव ने कहा। किसने कहा था? केवी राव ने कहा। यदि संविधान असफल होता है, संविधान निर्माता प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने कहा यदि संविधान असफल होता है तो इसमें संविधान की निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि हमारा संविधान असफल होता है तो हमें संविधान की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम कहेंगे कि मनुष्य दुष्टा, इसको इंप्लीमेंट करने वाला मनुष्य, उसका आपको है, ठीक है, यूं कह सकते हैं कि उसकी जो नियत थी वो ठीक नहीं थी। यदि संविधान असफल होता है तो हमें संविधान की निंदा नहीं करनी है, बल्कि उन लोगों की निंदा करनी चाहिए जो इसको इंप्लीमेंट करते हैं। उनकी इंप्लीमेंट करने की नियत ठीक नहीं, ठीक है। हम कहेंगे कि मनुष्य दुष्ट था, संविधान में कोई कमी नहीं थी। ये स्टेटमेंट किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। कोई सा भी स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है। प्रस्तावना क्या है? हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी, ये अर्नेस्ट बाकर ने कहा। यदि संविधान के बारे में जानना है तो आप प्रस्तावना, ठीक है। तो प्रस्तावना हमारे प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेट, सदन का जो प्रत्येक सदस्य है उसकी इच्छा को समेटती है। इसमें संविधान की जड़ें हैं, इसकी अभिसत्ता है, इसकी प्रभुसत्ता जनसाधारण में निहित है। इसमें जनसाधारण, अंतिम शक्ति किसमें? जनता में निहित है। ये स्टेटमेंट प्रस्तावना के बारे में किसने? भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है। ये स्टेटमेंट किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब का। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को, भारतीय संविधान के कौन सा बताओ? अनुच्छेद 21, प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसने कहा? अनुच्छेद 21 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा वैसे भाग 3 को कहा जाता है, भाग 3 मूल अधिकार को कहा, भाग 3 मूल अधिकार को कहा, भाग 3 मूल अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लेकिन अनुच्छेद 21 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसने कहा? अनुच्छेद 21 को पूछे प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार, इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वैसे पूछे कि मतलब भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 मूल अधिकार, मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र। 1215 में ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने ब्रिटेन के नागरिकों को लिखित में कुछ अधिकार दिए थे, उसका अधिकार पत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है, लेकिन अनुच्छेद 21 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसने कहा? तो अनुच्छेद 21 को कहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहां तक क्लियर? आगे देखते हैं, दिख रहा सब कुछ। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अब बताओ हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है? कमेंट करके बताओ। सुप्रीम कोर्ट तो अनुच्छेद 32 के तहत करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट दोनों मूल अधिकारों के रख सके। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा यदि पूछे प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, ठीक है, और ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, ठीक है। भाग 3 को किसको बताओ? भाग 3 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा भाग 3 मूल अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा, जवाहरलाल नेहरू। भाग 3 और 4 को मिलाकर, 3 यानी मूल अधिकार, 4 यानी नीति निर्देशक, इनको मिलाकर संविधान की आत्मा किसने कहा? इन दोनों को मिलाकर संविधान की आत्मा कहने वाले थे ग्रेनविल ऑस्टिन। कौन? ग्रेनविल ऑस्टिन। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ठाकुरदास भार्गव, भाग 3 को, पूरे भाग 3 को संविधान की आत्मा, ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने, भाग 3 और 4 को संविधान की आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। देखिए, यदि कोई सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करती तो अगले चुनाव में उसे कारण बताना होगा कि नीति निर्देशक तत्व लागू करना राज्य का कर्तव्य। यदि राज्य लागू नहीं करता तो उसको अगले चुनाव में कारण बताना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी ये आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। इसकी सामाजिक और आर्थिक न्याय की अवधारणा नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। तो नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये स्टेटमेंट भी किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा आपातकाल के समय हमारा संघात्मक रूप कैसा हो जाता है? एकात्मक। देखिए, भारत एक संघात्मक राष्ट्र है, यानी केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का विभाजन है। लेकिन जब आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 352, वित्तीय आपातकाल 300, जब आपातकाल लगता है तो पूरा देश एक हो जाता है।
संघात्मक रूप एकात्मक हो जाता है, क्योंकि राष्ट्र जैसे आपातकाल लगेगा तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति, सारी शक्तियां केंद्र सरकार राष्ट्रपति के हाथों में आ जाए, इसके राष्ट्रपति के हाथों में, एक व्यक्ति के हाथों में आ जाए। तो इसका मतलब संघात्मक शासन कैसे हो जाता है, आपातकाल के समय एकात्मक हो जाता है। ये बात किसने की, बाबा साहब ने कही। इन्होंने कही राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 है उसको सुरक्षा कपाट की संज्ञा किसने दी, ठीक है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन को सुरक्षा कपाट की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, बताओ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अम्बेडकर साहब ने कहा था, उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता, ये एकीकृत और संघात्मक दोनों है। पूछा कि भारतीय संविधान एकात्मक है या संघात्मक है, तो उन्होंने कहा न तो एकात्मक और नहीं संघात्मक, ठीक है। भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला जा सकता, भारतीय संविधान एकात्मक भी है और संघात्मक भी है, दोनों ही है। ये किसने कहा, बाबा साहब ने कहा। उन्होंने कहा यदि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश है जो केंद्र को ऐसी शक्ति, ये तो पहले लिख लिया ना, केंद्र के पास ऐसी शक्ति है जो प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त कर देती है, ये बाबा साहब ने कहा था। धर्म व्यक्ति के लिए है न कि व्यक्ति धर्म के लिए, इनका धर्म व्यक्ति के लिए, धार्मिक स्वतंत्रता धर्म व्यक्ति के लिए, व्यक्ति धर्म के लिए नहीं है। धर्म किसके लिए, व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति धर्म के लिए। ये स्टेटमेंट किसका है, बाबा साहब का। बाबा साहब की प्रतिमा कहां लगी है, बाबा साहब की प्रतिमा हैदराबाद में है। बाबा साहब की जो प्रतिमा है 125 फीट ऊंची मुख्य प्रतिमा है, वो हैदराबाद में। वैसे तो जगह जगह बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, ठीक है, लेकिन 125 फीट ऊंची बाबा साहब की जो प्रतिमा है वो हैदराबाद, क्या बताओ, हैदराबाद। संविधान निर्माण में बाबा साहब का क्या योगदान रहा, पूरा इतिहास देखते हैं, पूरा A to Z अब तक बाबा साहब का क्या क्या योगदान रहा, संविधान निर्माण में अब तक बाबा साहब का क्या क्या योगदान रहा, संविधान निर्माण में बाबा साहब का योगदान। बाबा साहब, देखिए इनको बाबा साहब कहा जाए। बाबा साहब कहलाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक, आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक थे, प्रसिद्ध विधिवेता था, कानून के अच्छे कैसे प्रसिद्ध विधिवेता थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, जो इंदौर में पड़ता है और MP स्टेट में पड़ता है, यहां हुआ था। इनकी जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है, इसलिए 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं, 14 अप्रैल को समरसता दिवस भी जयंती के अवसर पे। इन्हें मैंने कहा सामाजिक न्याय का नायक कहा जाता है, तो इन्होंने सामाजिक न्याय की स्थापना की, इसलिए इन्हें सामाजिक न्याय का नायक कहा जाता है। सामाजिक न्याय की स्थापना की, दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया, कैसे, सोशल जस्टिस, कैसे, दलितों के उत्थान के लिए काम किया। ये जीवन की सफलता और अछूत के स्तर को मानवता के स्तर तक लाना चाहते थे, यानी ये जीवन की सफलता ऐसे मानते थे कि जो अछूत है, जो समाज में अछूत लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको मानवता के स्तर तक लाना चाहते थे। अम्बेडकर को भारत का लिंकन कहा जाता है। पूछ सकते हैं कि बताओ भारत का लिंकन किसे कहा जाता है, तो बाबा साहब को भारत का लिंकन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत में दलित वर्ग के प्रति निष्ठा और समर्पण की स्थिति को अपनाया था, इसलिए इन्हें भारत का लिंकन कहा जाता है। तो भारत का लिंकन किसे, बाबा साहब को कहा जाता है। इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बचता है, 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। ये पूछ सकते हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की, 20 जुलाई 1924। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई, 20 जुलाई 1924 को। इस सभा का उद्देश्य क्या था, दलितों के उद्धार हेतु सामाजिक चेतना जागृत करना, दलितों का उद्धार करने के लिए सामाजिक चेतना जागृत करना और उनके बीच में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ये इसका उद्देश्य था। किसका, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है, जो लोग बहिष्कृत हैं, समाज की मुख्य धारा से अलग है, उनका हित करना, ठीक है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा कब स्थापित हुई थी, 20 जुलाई 1924, इसने बाबा साहब ने स्थापित, और इसका उद्देश्य दलितों के लिए सामाजिक चेतना जागृत करना और उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। अप्रैल 1925, कब की बात है, अप्रैल 1925 में अंबेडकर ने नेपाना, बंबई प्रेसिडेंसी में पड़ता है, नेपाना कहां पड़ता है, बंबई प्रेसिडेंसी नामक स्थान पर प्रांतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता की। पूछ सकते हैं प्रांतीय दलित वर्ग सम्मेलन कब, कहां हुआ था, ठीक है, तो नेपाना बंबई प्रेसिडेंसी में हुआ था। कब हुआ था, अप्रैल 1925 में, और अध्यक्षता किसने की, बाबा साहब ने अध्यक्षता। एक तो भारत का लिंकन कहा जाता है, याद रख लेना, ठीक है, स्टार लगा रहा हूं। दूसरा बहिष्कृत हितकारिणी सभा पूछ सकते हैं आपसे। तीसरा आपसे पूछ सकते हैं प्रांतीय दलित वर्ग सम्मेलन
क्या हुआ, कब हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की? मदद सत्याग्रह। कौन सा बताओ? इन बाबा साहब ने मदद सत्याग्रह के माध्यम से जो दलित वर्ग है उनको संगठित संघर्ष की प्रेरणा दी कि आप संगठित होके, शिक्षित होके और संघर्ष, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। ठीक है, इसके मदद सत्याग्रह के माध्यम से दलितों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के लिए कहा उन्होंने। वर्ष 1926 में अंबेडकर बंबई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत। तो ये बंबई विधान परिषद के सदस्य कब बने थे? तो 1926 में बाबा साहब बंबई विधान परिषद के सदस्य बने थे। इन्होंने बहिष्कृत भारत नाम का एक 15 दिन से एक समाचार पत्र भी निकलता था। किस नाम से बताओ? बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत नाम से एक पाक्षिक समाचार पत्र, ऐसा पाक्षिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। ठीक है, कहां से किया? बंबई से किया था। कब? 3 अप्रैल 1927 को। किसने? बाबा साहब ने। बाबा साहब ने 3 अप्रैल 1927 को बंबई से बहिष्कृत भारत एक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। देखिए, साइमन आयोग जब आया था, ठीक है, उसमें बाबा साहब का क्या योगदान था? देखिए, साइमन आयोग क्यों आया था? 1919 के अधिनियम की जांच करने, मॉन्टेग्यू चर्मफोर्ड अधिनियम की लिखा था 10 वर्ष के बाद समीक्षा की। लेकिन आपको 10 वर्ष से पहले साइमन आयोग आ गया। 1927 में गठित हुआ, 3 फरवरी 1928 को भारत आ गया। सब लोगों ने इसका विरोध किया, यहां तक कि लाहौर में विरोध हुआ, लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया, फिर लाठीचार्ज किया और उनका लाठीचार्ज करते हुए दम तोड़ दिया उन्होंने। तो इसका सब लोगों ने विरोध किया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या राय थी, क्या ओपिनियन थी? उन्होंने इसका समर्थन किया। साइमन आयोग का बाबा साहब ने समर्थन किया। ये ध्यान रखो। नवंबर 1927 में साइमन आयोग का गठन हुआ। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 लोग थे, 7 के 7 अंग्रेज थे, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन कहा गया, श्वेत आयोग कहा गया। ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। गठित नवंबर 1927 में गठित हुआ था, 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। ठीक है, इसमें 7 सदस्य थे, 7 के 7 अंग्रेज थे, इस कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया। ठीक है, 1927 में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें साइमन आयोग का बहिष्कार का प्रस्ताव लाया गया। कांग्रेस का अधिवेशन होता था, मद्रास कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1927 में, और उसमें साइमन आयोग के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया। साइमन आयोग का बहिष्कार करेंगे ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने साइमन आयोग का समर्थन। ये ध्यान रखना कि बाबा साहब की क्या राय थी इस पे। तो बताओ, बाबा साहब ने साइमन आयोग का समर्थन किया। बाबा साहब ने इस आयोग की सहायता हेतु बंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा गठित समिति के सदस्य के रूप में कार्यकारिणी में भाग लिया। यानी न केवल साइमन आयोग का समर्थन किया, बल्कि साइमन आयोग की सहायता के लिए बंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा गठित समिति है, उसके ये मेंबर भी बने और उसकी कार्रवाई में भाग लिया। मेंबर भी बने और कार्रवाई में भाग भी लिया, और इसके साक्ष्य भी प्रस्तुत किए, के समक्ष एविडेंस भी दिए। किसने? साइमन आयोग का समर्थन। 8 अगस्त 1940 को नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन उसकी अध्यक्षता की थी। बाबा साहब ने 8 अगस्त 1940 को, पूछ सकते हैं अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन का सम्मेलन कहां हुआ? 8 अगस्त 1930 को। कहां? नागपुर में हुआ था, और बाबा साहब ने इसकी क्या थी? अध्यक्षता की थी। इन्होंने ऑल इंडिया, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज फेडरेशन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड यानी जो दलित है, डिप्रेस्ड है, ठीक है, उन क्लास फेडरेशन, उन वर्ग के फेडरेशन की स्थापना, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना कब की थी? 19 इंपोर्टेंट लगा लो, ये पूछा। अब गोलमेज सम्मेलन, तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो तीनों 1930, 1931 और 1932 लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन थे। तो लंदन में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों में इन्होंने भाग लिया था। बाबा साहब ने 1930, 31, 32 लंदन में जो आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन है, उसमें दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में, किसके रूप में? दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में। तथा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, उन्होंने वहां जाके क्या मांग की कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की। दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की क्या की जाए? व्यवस्था। तो इन्होंने दलितों के लिए अलग से पृथक निर्वाचक मंडल सहित उनके आरक्षण की भी मांग रखी। कहा? गोलमेज सम्मेलन। 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड, 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? एमजे मैकडोनाल्ड। कौन बताओ? एमजे। इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत का कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। बहुत इंपॉर्टेंट। गोलमेज सम्मेलन में जब गए थे बाबा साहब दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में, तो उन्होंने कहा कि दलित वर्गों को अलग से आरक्षण दिया, उनके लिए अलग से निर्वाचक मंडल बनाया जाए, और ये मांग स्वीकार कर ली। कौन से? कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत।
सांप्रदायिक पंचायत किसके बीच हुआ? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ये सहमति बनी कि दलितों के लिए अलग से पृथक निर्वाचक मंडल था। कब सहमति बनी? 16 अगस्त 1932। जैसे ही इसमें सहमति बनी, इसमें घोषणा हुई कि जो अल्पसंख्यक और दलित वर्ग है उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित सीटों का प्रावधान कर दिया गया। इनकी मांग भीमराव अम्बेडकर चाहते थे दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल हो, ये मांग उनकी स्वीकार कर लेगी। ठीक है, उनके लिए अलग से आरक्षण हो, ये मांग उनकी स्वीकार कर लेगी। इसे कम्युनल अवार्ड के माध्यम से। यानी बाबा साहब ने, किसने बताओ? डॉक्टर अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने सांप्रदायिक पंचायत का समर्थन, क्या बताओ? सांप्रदायिक पंचायत का समर्थन। लेकिन इसे महात्मा गांधी ये बात नहीं चाहते कि दलितों को अलग से कर दिया जाए, पृथक निर्वाचक मंडल दिया। महात्मा गांधी ने इस बात का विरोध किया। कहा? यरवदा जेल में थे उस समय। ठीक है, यरवदा जेल में उनका विरोध। तो महात्मा गांधी को जब इस बात का पता लगा तो इन्होंने 20 सितंबर 1932 को, अगस्त में तो 16 अगस्त में तो सांप्रदायिक पंचायत हुआ था, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर, क्या कर दिया? आमरण अनशन शुरू किया, जैसे ही दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग रखी, यानी बात की गई कम्युनल अवार्ड में। महात्मा गांधी के इस आमरण अनशन पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कटाक्ष करते हुए कहा, जब महात्मा गांधी यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए थे दलितों को अलग से पृथक निर्वाचक मंडल देने से, इस बात पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने टिप्पणी की थी। क्या की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा महात्मा गांधी कोई अमर व्यक्ति नहीं है। महात्मा गांधी आमरण अनशन पे बैठ गए तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी कोई अमर व्यक्ति नहीं है, नहीं कांग्रेस कोई अमर संस्था है। ठीक है, कई महात्मा आए और चले गए, किंतु अस्पृश्य लोग अस्पृश्य रहे, अछूत लोग अछूत ही रहे। कई महात्मा गांधी आए और चले गए। ठीक है, कोई अमर व्यक्ति नहीं है, कांग्रेस भी अमर संस्था नहीं है। ठीक है, लेकिन अछूतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, अछूत अछूत ही बने रहे, उनकी दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्टेटमेंट दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच फिर क्या हुआ? एक समझौता हुआ। ठीक है, इसे बोलते हैं पूना पैक्ट। क्या बोलते हैं? ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कौन सा बताओ? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट समझौता। बताओ पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? पूना समझौता या पूना पैक्ट? पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। किसकी मीडिएटर कौन थे? किसकी मध्यस्थता से हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे, मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है, और सीआर दास, चित्तरंजन दास, इनके ये 3 मीडिएटर थे। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी, सीआर दास और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन तीनों के प्रयासों से, किन के प्रयासों से? ठीक है, देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय जी और सीआर चित्तरंजन दास, ये 3 मीडिएटर थे। इनके प्रयासों से महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। क्या हुआ? पूना पैक्ट। इसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विचार को तय कि दलितों के लिए अलग से, जैसे मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाया था 1909 के पार्लियामेंट एक्ट, तो उन्होंने कहा कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल नहीं होगा। ये मांग इन्होंने समाप्त कर दी। लेकिन आरक्षण, प्रांतों में दलित वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा। उनकी पहले आरक्षित सीटें थी 71 को बढ़ा के 147 कर दिया, कहीं 148 भी मिलेगा, लेकिन 147। तो दलितों के लिए आरक्षित सीटें बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया। पूना पैक्ट के तहत मान गए दोनों। ठीक है, अम्बेडकर ने कहा कि चलो हम पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे लिए जो दलितों के लिए प्रांतों में आरक्षित सीटें उसको बढ़ा दो। तो उसको बढ़ा के 71 से कितना कर दिया? 147। ये तो होगी प्रांतों में। और केंद्रीय विधानमंडल में 19% सीटें दलितों के लिए रिजर्व कर, केंद्रीय विधानमंडल 19% सीटें दलितों के लिए रिजर्व कर दी, और प्रांतों में इनकी सीटें 71 से बढ़ा के 147। किसके? पूना पैक्ट के तहत। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना की थी। कब बताओ? 1936। बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना की, और जिसने 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ नाम कर दिया। कब? 1942 में। यह भी आपको ध्यान, ये 1935 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, बताओ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे, उसके प्रिंसिपल भी रहते। 1935 में ये कब की बात है बताओ? 1935 में। कब? 1935 में। कहां के? गवर्नमेंट लॉ कॉलेज
बॉम्बे के क्या रहते बताओ? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल भी रहते, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के क्या बताओ? प्रिंसिपल भी रहते। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कहां बताओ? बॉम्बे, उसके प्रिंसिपल भी रहते। कब? 1935 में। इन्हें भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक या पिता कहा जाता है, दलितों का मसीहा कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। देखिए, भारत का क्या कहा जाता है? मार्टिन लूथर कहा जाता है। ऊपर हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, सबसे पहले याद करो, सबसे पहले इन्हें भारत का क्या कहा जाता है? ठीक है, दलितों के, सबसे पहले देखो, इन्हें दलितों के प्रयासों के कारण भारत का लिंकन कहा जाता है। भारत का लिंकन पढ़ लिया। फिर भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। भारत का लिंकन, भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। भारत का लिंकन कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, दलितों का मसीहा भी कहा जाता है, भारतीय संविधान के जनक या पिता भी कहा जाता है। संविधान की बात करें, संविधान की यदि बात करें अपन, उससे पहले संविधान की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये 1942 में गवर्नर की कार्यकारी परिषद, कार्यकारी जो परिषद थी उसमें श्रम सदस्य भी ले, लेबर मेंबर, श्रम सदस्य रहे। तो 1942 में ये गवर्नर की कार्यकारी परिषद में क्या बताओ? श्रम सदस्य भी। गवर्नर की कार्यकारी परिषद में क्या बताओ? श्रम सदस्य भी रहे। अब संविधान सभा की बैठक हुई, उसके बाद देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद प्रारूप समिति के सदस्य अध्यक्ष बने। इन्हें प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त को। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी थी, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। लेकिन इनको अगले दिन 29 अगस्त को गठन हुआ था प्रारूप समिति, 30 अगस्त को प्रारूप समिति की पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक में इनको निर्विरोध चुना गया। प्रारूप समिति की पहली बैठक में इनको निर्विरोध चुना गया। कैसे चुना गया बताओ? निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया, ये निर्विरोध अध्यक्ष बने। क्लियर? तो बताओ, प्रारूप समिति की पहली बैठक की निर्विरोध, प्रारूप समिति की निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। तब 30 अगस्त को चुने गए। प्रारूप समिति 29 अगस्त को बनी थी। बताओ, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए, संविधान सभा में आजादी से पहले संविधान सभा के सदस्य थे, किस सीट से थे? जैसूर खुलना सीट से थे। हम बताओ, जैसूर खुलना, जैसूर खुलना सीट कहां पड़ती थी? बंगाल प्रांत में पड़ती थी। कहां बताओ? पूर्वी बंगाल में। आजादी से पहले ये इस सीट से संविधान सभा में थे। आजादी से पहले इस सीट से संविधान सभा में थे। तो ये सबसे पहले संविधान सभा में पूर्वी बंगाल की जैसूर खुलना सीट से, पूर्वी बंगाल की जैसूर खुलना सीट से चुने गए। लेकिन बाद में आजादी के बाद बंगाल के दो टुकड़े हो गए। पश्चिम बंगाल आज भारत में और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान बाद में 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में। तो बताओ, ये पूर्वी बंगाल आजादी के बाद पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान में जाने के कारण इन्होंने दोबारा संविधान, पाकिस्तान में चला गया, ये तो पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते, फिर दोबारा चुनाव लड़ा। बताओ, आजादी के बाद 21 सीट से संविधान सभा में, आजादी के बाद बंबई प्रांत की पूना सीट से इन्हें संविधान सभा में भेजा। इनके लिए पूना सीट किसने खाली की थी? इनके लिए पूना सीट MR जेकर ने खाली की थी। खाली की थी MR जेकर ने। तो पूछ सकते हैं, आजादी से पहले ये संविधान सभा में किस सीट से थे? जैसूर खुलना सीट, पूर्वी बंगाल। स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, आजादी से पहले तो जैसूर खुलना सीट से थे, पूर्वी बंगाल। आजादी के बाद ये किस सीट से थे? तो बंबई प्रांत की पूना सीट से संविधान सभा में। ठीक है, और इनके लिए सीट किसने खाली की? पूना सीट MR जेकर ने खाली की। तो संविधान को पवित्र दस्तावेज की संज्ञा किसने दी? संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज की, संविधान को पवित्र दस्तावेज की संज्ञा देने वाले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, लेकिन ये बहुत कम समय तक विधि मंत्री, त्याग पत्र दे दिया। क्यों दे दिया वो भी बताएंगे। स्वतंत्र भारत के ये पहले विधि मंत्री थे। इन्होंने विधि मंत्री रहते हुए हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया। कौन सा बिल? का मतलब विधेयक, हिंदू कोड विधेयक लेके आए। लेकिन ये इस बिल का उद्देश्य क्या था? हिंदू कोड बिल का
हिंदू के सामाजिक जीवन में सुधार लाना, तलाक की व्यवस्था, स्त्रियों के लिए जो संपत्ति में हिस्सा है उसको बढ़ावा देना। लेकिन यह बिल पारित नहीं हुआ। बिल तो लेके बिल पारित होने पर कानून बनता है, बिल पारित नहीं हुआ। इस कारण इन्होंने 1951 में त्यागपत्र क्या दे दिया, त्यागपत्र। बहुत कम समय तक रहे थे, हिंदू कोड बिल लेके आए थे, पारित नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ये स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री। डॉक्टर अम्बेडकर कौन सा बिल लेके आए थे, हिंदू कोड बिल। डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लेके आए थे, उसके ये प्रारूपकार थे। इस कारण इनको आधुनिक मनु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक मनु क्यों कहा जाता है, हिंदू कोड बिल इन्होंने बनाया था, उसके प्रारूपकार थे। इन्होंने 1955 में भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की। इसकी भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना कब की थी, इन्होंने 1955 में भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना। और 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने नागपुर में, कहां बताओ, तो भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना कहां की थी, नागपुर में की। कब, भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना इन्होंने की थी 1955। भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना कहां की, 1955। हाँ, इन्होंने नागपुर में, कब बताओ, नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में, 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ऐतिहासिक सभा हुई थी। इसमें इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बताओ, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, इसका मतलब है दीक्षा। इनका दीक्षा स्थल कौन सा है, दीक्षा भूमि कौन सी है, ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे। भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना कब की थी, 1955। 55 में बुद्ध महासभा की स्थापना की। और ये 56 में, 1956 में, कब, 1956, 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में, नागपुर में भी किस स्थान पर, नगर नागपुर में, नगर नागपुर में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इनका दीक्षा भूमि कौन सी, नगर नागपुर है। 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 15 नवंबर 1900, अक्टूबर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। 15 नवंबर 1956 को इन्होंने विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लिया। 14 अक्टूबर को 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, और अक्टूबर के बाद नवंबर, 15 नवंबर, एक महीने बाद लगभग, इन्होंने विश्व बौद्ध धर्म सम्मेलन में क्या लिया था, भाग लिया था। और महात्मा गौतम बुद्ध और कार्ल मार्क्स इन विषयों पर अपने विचार रखे थे। कहां रखे थे, विश्व बौद्ध सम्मेलन में रखे। और 1956 में इनको कौन सी बताओ, बोधिसत्व की उपाधि से विभूषित किया गया। 1956 में इनको कौन सी उपाधि दी गई, बोधिसत्व की दी गई। इनका देहांत कहां हुआ, तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि इनका निधन कब हो गया, 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली, 6 दिसंबर 1956, महापरिनिर्वाण, यानी इनका निधन हो गया। निधन का मतलब महापरिनिर्वाण, क्यों, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। महापरिनिर्वाण कहां हुआ था, दिल्ली में, कहां, दिल्ली में। क्लियर। तो जीवन के अंतिम समय में इन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो इनको 1956 में इनके निधन हो गया। निधन के बाद 1990 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला। तो ये भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए 1900 मृत्यु उपरांत। तो ये पूरा उनका पूरा जीवनी है, सब कुछ A to Z जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, सब हमने बता दिया। अब उनकी कौन कौन सी पुस्तकें एक बार वो देख लें। एक बार पुस्तकों से रिलेटेड प्रश्न आ जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन कौन सी पुस्तक है। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, 1936। हु वर द शूद्र, यानी शूद्र कौन है, 1946 में लिखी थी। द अनटचेबल, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल्स, 1948 में लिखी। रिडल्स इन हिंदुइज्म, 1956 में लिखी थी। वेटिंग फॉर ए वीजा, ऑटोबायोग्राफी, ये पुस्तक भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक तो रहा। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान पे विचार, 1940। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, 1947 में लिखी। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषाई राज्य पर थॉट्स। बुद्धा एंड हिज धम्म, ठीक है, 1956 में पुस्तक, 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, 1945। यानी कांग्रेस और गांधी क्या कर रहे हैं अनटचेबल्स के लिए। गांधी एंड गांधीजम, ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। रानाडे, गांधी एंड जिन्ना, ये पुस्तक भी इन्हीं की है। कास्ट इन इंडिया, 1917 में लिखी थी। फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम, ये पुस्तक भी इन्हीं की है। द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी की प्रॉब्लम, और पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी, द राइज एंड, 17 होगी, द राइज एंड फॉल ऑफ इंडिया वुमेन,
राइज का मतलब है उत्थान, राइज का मतलब उत्थान या उदय, ठीक है। बताओ, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, हिंदू वुमेन, हिंदू जो महिलाएं हैं उनका उत्थान और पतन, ठीक है। द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, इन्होंने गुड एंड कार्ल मार्क्स, गुड एंड कार्ल मार्क्स पे भी पुस्तक लिखी, गुड एंड कार्ल मार्क्स पे भी उन्होंने पुस्तक। तो ये लगभग 19 इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। इनके द्वारा कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किए, इनके द्वारा कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित, समाचार पत्र या पत्रिकाएं प्रकाशित की, वो भी एक साथ देख लेते हैं। मूक नायक 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित, बहिष्कृत भारत 3 अप्रैल 1927 को मराठी में, समक्त 29 जून 1928 को, जनता 24 नवंबर 1930 को और प्रबुद्ध भारत 4 फरवरी 1956 को, ये समाचार पत्र इनके द्वारा प्रकाशित किए गए थे। क्लियर? तो ये था आज का सेशन, इसमें हमने बाबा साहब के बारे में तमाम महत्वपूर्ण पक्षों पे चर्चा की, यानी सेकंड ग्रेड की दृष्टि से कंप्लीट सेशन और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बाबा साहब से जुड़ा हुआ सेशन। अब यदि क्या बात करें, बाबा साहब से रिलेटेड चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, क्या सर प्रैक्टिस भी कराओगे आप? आ देते हैं, लगे हाथ प्रैक्टिस भी करा देते हैं हम, ठीक है, क्यों चिंता कर रहे हो भाई, पढ़ तो लिया, अब तो आंसर ही बताना है, तो आंसर ही बताना है, और आप बता दो मुझे। बताओ ये कथन किसका है, फटाफट आंसर बताओ, ये कथन किसका है? मैं आपके इस विचार से सहमत हूं कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधु का समावेश भी है तो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिससे प्रांतों की स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो जाती है। भाग संघात्मक है, भाग परिसंघात्मक है, लेकिन केंद्र को ज्यादा शक्ति दी जिससे प्रांतों की स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो जाती है। ये स्टेटमेंट किसका है? बाबा साहब का। तो बताओ, बाबा साहब का। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1900, और इसके अध्यक्ष 30 अगस्त को किसको बनाया था? बाबा साहब को। प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी या पांडुलेखन समिति, कुछ भी बोल दो, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर को किसको था? अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक नहीं कहकर भारतीय संविधान की जननी कहा जाना चाहिए, जनक के स्थान पर जननी कहा जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट के जनक के स्थान पर इनको क्या जननी कहा जाए तो ठीक है। टी.डी. देशमुख, के.वी. राव, ठीक है, वी.के. आर.वी. राव, के.एम. मुंशी। बताओ, अब तो आंसर आ गया, ठीक है, जनक नहीं उनको जननी कहा जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट है के.वी. राव। तो बताओ, के.वी. राव का। यदि संविधान असफल होता है तो हमें संविधान की निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि संविधान असफल होता है तो हमें संविधान की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम कहेंगे कि मनुष्य दुष्ट था। मनुष्य क्या था? बताओ, दुष्ट था, ठीक है। ये बाबा साहब ने कहा कि उसको इंप्लीमेंट करने वाले जो लोग थे ना, उनकी नीयत ठीक है, बाकी संविधान में कोई कमी नहीं, संविधान में कोई कमी नहीं है। क्लियर? संविधान में कोई कमी। और आप जानते हैं कि आज एक दिवसीय ऑफर भी चल रहा है पॉलिटी के समस्त कोर्स पर, ठीक है, और पॉलिटी की जो बुक है, इंडिया और आसान पॉलिटी की बुक है, ठीक है, उस पर ऑफर भी चल रहा है। तो अपनी तैयारी ऐप पे विजिट कर लो, ठीक है। आज 14 अप्रैल 2025 आज के दिन, ठीक है, स्पेशल ऑफर चल रहा है पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी की बुक्स पे ये लेते हो अपनी तैयारी ऐप से, अपनी तैयारी ऐप पे बुक का ऑप्शन वहां लेते हो तो बुक्स में ऑफर है, ऑफर है। कॉम्बो बुक लेते हो तो इंडिया राजस्थान पॉलिटी दोनों की, तो उस पर ऑफर भी मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ, ठीक है, पॉलिटी के समस्त लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स पे भी आज ऑफर, ठीक है। तो ऑफर से वंचित मत हो जाना, ठीक है, ऑफर आपको मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन। बाबा साहब का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ? पहले ये कहां से थे? पूर्वी बंगाल की जयसोर खुलना सीट से, ठीक है। और बाद में कहां से? ठीक है, तो बताओ, डॉक्टर संविधान सभा पश्चिम बंगाल से तो कभी नहीं थे, ठीक है। तो बंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से थे, बंबई प्रेसिडेंसी की कौन सी बताओ? पूना सीट से, क्योंकि वो जो पहले थे ना तो पूरी बंगाल से थे, पूरी बंगाल की जयसोर खुलना सीट से थे, तो पश्चिम बंगाल से तो थे ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ये आजादी के बाद की बात पूछ रहा है। ये कथन किसका है? ये स्टेटमेंट किसका है? ये कथन किसका है? ये प्रस्ताव सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है, यानी प्रस्तावना है वो सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है कि इस संविधान की जड़ें, इसकी अभिसत्ता और इसकी प्रभुसत्ता जनसाधारण में निहित है। यह स्टेटमेंट किसका है कि प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है, भले वो संविधान की जड़ें, इसकी अभिसत्ता और इसकी प्रभुसत्ता जनसाधारण में निहित है। यह स्टेटमेंट किसका है? बाबा साहब का। बाबा साहब ने कहा प्रस्तावना संविधान के प्रत्येक सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को,
चलिए, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं, किसमें? संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला। भारतीय संविधान संघात्मक भी हो, देखिए भारतीय संविधान पूर्णतः संघात्मक है, यह आइवर जेनिंग्स ने कहा। केसी वियर ने कहा था नहीं तो संघात्मक नहीं एकात्मक, अर्ध संघात्मक कहा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं संघात्मक भी है और एकात्मक दोनों है। भारतीय संविधान संघात्मक भी है और एकात्मक है। हाँ, इसे संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाल सकते, दोनों है, संघात्मक भी और एकात्मक भी है। ठीक है, संघात्मक मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, वो संघात्मक होता है। और जब शक्तियां एक के हाथों में होती तो उसे एकात्मक बोलते। और बाबा साहब ने तो यह भी कहा था कि आपातकाल के समय हमारा संघात्मक रूप एकात्मक रूप में बदल जाता है। निम्न से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं है? कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं है? कौन सी पुस्तक के लेखक नहीं है? देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, हाँ रूपी की प्रॉब्लम ये इनकी है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ द इंडिया, बिल्कुल। द बुद्धा एंड हिज दमा, ठीक है। तो वी दी पीपुल, ठीक है, ये आपको पता है किसकी? बाबा साहब की पुस्तक, दी पीपुल, ये बाबा साहब की पुस्तक है। तो ये थे इनसे रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पर्सन है उनकी हमने प्रैक्टिस भी कर ली। आज के सेशन में हमने तमाम बाबा साहब से बनने वाले रिलेटेड पर्सन देख लिए। ठीक है, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान के आत्मा बाबा साहब को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय पर्सन सबको पता होता है। ठीक है, और इसमें आज हमने उनसे रिलेटेड कौन कौन सी समाचार पत्र कौन कौन से उनके वो देख लिए। उनकी लगभग 19 पुस्तकों के बारे में अध्ययन कर लिया। कितनी? 19 पुस्तकों के बारे में अध्ययन कर लिया। लगभग कितनी? 19 पुस्तकों के बारे में अध्ययन कर लिया। क्लियर? फिर हमने उनसे रिलेटेड जितने भी उनका स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, ठीक है, जन्म से लेके मृत्यु तक उनकी जो भी उपलब्धियां अचीवमेंट्स है, शिक्षा विक्षा, उन सब के बारे में बात कर ली। उनके सारे स्टेटमेंट देख ली। क्या देख लिए? सारे स्टेटमेंट देख लिया। ठीक है, और ये भी देख लिया यहां तक कि बाबा साहब के हॉलो बॉक्स कहां कहां बने हुए, हॉलो बॉक्स होता क्या है, कौन सी कंपनी बना रही है, कौन सा मंत्रालय बना रहा है, इनके पंच तीर्थ कहां कहां विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो बताओ इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। ठीक है, साथ ही इन्हें भारत का लिंकन कहा जाता है। भारत का लिंकन कहा जाता है, का लिंकन कहा जाता है। इन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है। दलितों का मसीहा कहा जाता है। दलितों का मसीहा कहा जाता है, भारत का लिंकन कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, सामाजिक न्याय का नायक कहा जाता है, आधुनिक मनु कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक, पिता या शिल्पी कहा जाता है बाबा साहब। बाबा साहब के कारण ही भारतीय संविधान, ठीक है, तो हमें वर्तमान देखिए जब से लेके अब तक भारतीय संविधान में, ठीक है, संशोधनों की आवश्यकता हर चीज में होती है, लेकिन भारतीय संविधान उसी रूप में आपका चला आ रहा है। तो ये बाबा साहब का आपका, हम भारतीय व्यक्ति सभी इनके ऋणी हैं। जिन्होंने एक अच्छा संविधान, संविधान क्या होता है? नियमों और कानूनों का समूह होता है, के आधार पर किसी देश का शासन संचालित होता है। नियमों और कानूनों का क्या है? समूह, जिसके आधार पर किसी देश का क्या होता है? शासन संचालित। बाबा साहब ने एक बहुत प्यारी सी लाइन कही थी। ठीक है, बाबा साहब ने एक बहुत प्यारी सी लाइन कही थी, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। बाबा साहब की एक फेमस कोटेशन भी है और एक लाइन भी है। उन्होंने कहा, मुझे दुख है कि तुम लोग अध्ययन से प्रेम नहीं करते। बाबा साहब का स्टेटमेंट है कि मुझे दुख है कि तुम लोग अध्ययन, पढ़ने से, स्टडी से प्रेम नहीं करते। अध्ययन बिना ज्ञान और ज्ञान बिना शक्ति नहीं आ सकती। अध्ययन के बिना ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान के बिना, क्या देखिए, नॉलेज इज पावर। ठीक है, यानी ज्ञान के बिना आपको शक्ति नहीं आएगी। तुम्हारा ये कहना व्यर्थ है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर समय नहीं मिलता, कहां से पढ़े? भाई जो लोग स्टूडेंट लाइफ में, उनको तो पढ़ना ही है। यदि स्टूडेंट लाइफ का जॉब लग जाए तो भी आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए बुक्स पढ़नी चाहिए। मुझे अध्ययन का कितना समय मिल जाता है? जब मैं इंग्लैंड से वापस आ रहा था तो वेनिस से मुंबई तक पहुंचने में मैंने 800 पेज पढ़ डाले। वेनिस से जब मुंबई आया तो मैंने 800 पेज पढ़ डाले। इस यात्रा में 6 दिन लगे और 6 दिन में 800 पेज पढ़ डाले उन्होंने। यानी आप ट्रेवल करते हो उस समय भी बुक्स पढ़ लिया करो, कैसे आपका टाइम का यूटिलाइज हो जाएगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन की बुक्स पढ़ लिया करो। आजकल तो ईयरबड्स आगे कान में लगा के सुन लिया करो। जब आप ट्रेवल करते हो, जॉब पे भी जाते हो, तो आने जाने के टाइम पे उसमें न्यूज पढ़ लिया करो, कुछ और पढ़ लिया करो, रिकॉर्डिंग सेशन सुन लिया करो। मैं एक बार लगातार कितने 48 घंटे लगातार एक किताब पढ़ता रहा और खत्म करने के बाद
कोई किताब इन्होंने शुरू कर दी तो खत्म करने के बाद ही उठे, खत्म करने के, इसलिए आपको भी अध्ययन की आदत डालनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा बाबा साहब ने कि अध्ययन की आदत हमें डालनी, क्योंकि ज्ञान, यदि हमें स्टूडेंट लाइफ में तो अध्ययन इसलिए कर रहे हैं कि हमारा सरकारी सेवा में चयन हो जाए, लेकिन सरकारी सेवा के चयन होने के उपरांत भी आपको अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए ताकि आपका नॉलेज इंक्रीज, ठीक है, आप हेल्दी डिबेट्स कर पाओगे, अपने आप को बिजी रख पाओगे, पॉजिटिव रहोगे, ठीक है। ये बहुत सारे नुस्खे, और ये नुस्खे अपन यहाँ भी लागू कर सकते हैं। बाबा साहब की ये सीख यहाँ भी कि हम ट्रेवल करते हैं उस समय अपन उस टाइम को यूटिलाइज करें, ट्रेवल के टाइम को यूटिलाइज करें जिससे हम बेहतर कर सकें। उम्मीद है कि आज का सेशन आज तक का अपडेटेड सेशन है, आज तक का अपडेटेड सेशन है और ये आप सबके लिए बहुत लाभदायक रहे। बाबा साहब का हमारे संविधान में योगदान, सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल टॉपिक है, के लिए हमने स्पेशल कराया इसको, ठीक है। और बहुत सारे जो अन्य प्रतिभागी परीक्षार्थी है उनके लिए भी ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और ऑफर भी चल रहा है, आज रात 12 बजे तक एक दिवसीय पॉलिटी के समस्त कोर्सेज पे बाबा साहब की जयंती के अवसर पे समरसता दिवस आज मनाया जा रहा है, ठीक है। उसके अवसर पर आप सभी लोगों के लिए विशेष ऑफर भी, तो अपने जो साथी है उनको बताएं यदि पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो सेकंड ग्रेड का एक टॉपिक कर लिया, बाबा साहब का संविधान निर्माण में योगदान, बाकी और करवा देंगे। और मिलते हैं जल्दी नए सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।